नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। जितने विद्यार्थी हैं वो जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि अपन आज के सेशन को स्टार्ट कर सकें। आज 601 से लेके 700 तक जो ई बुक के क्वेश्चन है उनका है वो टेस्ट होना है। तो जितने विद्यार्थी हैं वो जल्दी से जुड़ जाइए। जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं उनको भी आप है वो जोड़ लीजिए ताकि अपन है वो सेशन को स्टार्ट कर सकें। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यकृत के अंदर है वो भोजन किस रूप में संचित होता है। बताइए, यकृत के अंदर है वो भोजन किस रूप में संचित होता है। अपने को पता है कि हमारे शरीर में भोजन का संचय सिर्फ दो अंगों के अंदर होता है। एक तो होता है यकृत के अंदर और एक होता है मस्तिष्क के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। भोजन का संचय जो है वो हमारे शरीर में दो अंगों के अंदर होता है, यकृत और मस्तिष्क के अंदर। तो आप जल्दी से जवाब दे कि ये बताइए कि किस अंग के अंदर है वो किस रूप में होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्लाइकोजन। भोजन का जो संचय होता है हमारे यकृत में और मस्तिष्क में वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति किसके द्वारा होती है। बताइए, शरीर में ऑक्सीजन को है वो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने में कि जो कार्य करती है वो कौन करती है। आरबीसी करती है, डब्ल्यूबीसी करती है, प्लेटलेट्स करती है या जल करता है। दीजिए जवाब। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जो जिसको अपन बोलते हैं श्वसन वर्णक। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर है वो हीमोग्लोबिन नाम का जो श्वसन वर्णक पाया जाता है, ये पाया जाता है आरबीसी के अंदर। ठीक है, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ इसकी अच्छी बंधुता होती है, तो ये ऑक्सीजन को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन या आरबीसी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। सबसे मजबूत पेशी कहाँ पाई जाती है। बताइए। ठीक है, अपन पढ़ चुके हैं कि सबसे मजबूत जो पेशी है वो कहाँ पाई जाती है। बताइए कि पैर में पाई जाती है, हाथ में पाई जाती है, जबड़े में पाई जाती है या पेट में। ठीक है, दीजिए जवाब। सबसे मजबूत पेशी कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जबड़ा। ठीक है, सबसे मजबूत जो पेशी होती है, मांसपेशी है, वो कहाँ पाई जाती है, जबड़े में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा किस रंग में होता है। ठीक है, यानी यदि किस रंग का प्रकाश है उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण है वो सबसे तेज होगा। ठीक है, तो बताइए आप, सबसे तेज प्रकाश संश्लेषण है वो किस रंग के प्रकाश में होगा। हरे में होगा या नीले में होगा या लाल में होगा या सफ़ेद होगा। ठीक है, बताइए प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा किस रंग में होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का यदि तरंग दैर्ध्य अधिक होता है तो जो प्रकाश के किरणें होती है वो सबसे तेज है, वो किस रंग के आके टकराती है, लाल रंग की तीव्रता से टकराएगी, तो प्रकाश संश्लेषण सबसे तेजी से होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण किससे होता है। बताइए, अपने को पता है कि प्रकृति में एकमात्र प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण जिससे ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए कि ऑक्सीजन जो बनती है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है, जल से बनती है, क्लोरोफिल से बनती है या ग्लूकोज से बनती है। बताइए, दीजिए जवाब। ठीक है, अपन जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दो उत्पाद होते हैं, एक तो होता है ऑक्सीजन और एक होता है ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जल से क्या होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। जल से क्या होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है, ग्लूकोज। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन है वो जल से बनता है और ग्लूकोज का निर्माण है वो कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पर पाई जाती है। दीजिए जवाब। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पर पाई जाती है। मस्तिष्क में, गले में, सीने में या आमाशय में। दीजिए जवाब। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मस्तिष्क में। ठीक है, मटर के दाने के आकार की शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है वो कौन सी होती है। मटर के दाने के आकार की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, जिसको अपन पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा जो हार्मोन निकलते हैं उन्हीं से सारी जो ग्रंथियाँ होती है वो नियंत्रित होती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। सिनकोना पादप के किस भाग से कुनेन प्राप्त होती है। देखो अपन जानते हैं कि कुनेन का उपयोग है वो मलेरिया की दवा में,
ठीक है। मलेरिया के इलाज के अंदर है वो कुनेन का उपयोग किया जाता है। अब आप मुझे ये बताइए कि सिनकोना पादप, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि कुनेन है वो किस पादप से प्राप्त होती है, तो सिनकोना से प्राप्त होती है। और किस भाग से प्राप्त होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा छाल से। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया, छाल हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। शैवालों का अध्ययन कहलाता है, बताइए शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, शैवाल जो है वो थैलोफाइटा समूह के पादप है। किसके, थैलोफाइटा समूह के पादप है। शैवाल शब्द है वो किसने दिया था, लिनियस ने दिया था। शैवाल शब्द किसने दिया था, लिनियस ने दिया था। अब आप मुझे ये बताइए कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, अपने को पता है साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान। ठीक है, साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, मनोविज्ञान होता है। ठीक है, आगे यदि माइकोलॉजी की बात करें तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। और फाइकोलॉजी होता है शैवालों का अध्ययन। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शैवाल। हिस्टोलॉजी होता है उत्तक का जो अध्ययन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। अफीम है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, बताइए अफीम जो होता है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, जड़े से, तने से, पुष्प से या पत्ती से। ठीक है, अफीम अपने को पता है एक औषधीय पादप होता है और जिसका वैज्ञानिक नाम होता है पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, पेपेवर सोमनीफेरम। अब आप मुझे ये बताइए कि अफीम पादप के किस भाग से प्राप्त होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुष्प से। ठीक है, तो अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, पुष्प से प्राप्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। प्रकाश तंतु किस परिघटना पर आधारित है। ठीक है, प्रकाश तंतु का कई बार नाम है वो ऑप्टिकल फाइबर भी है, वो इंग्लिश के अंदर सीधा और आपके हिंदी में दिया हुआ आ जाता है ऑप्टिकल फाइबर, इंग्लिश नाम जो है वो आ जाता है। तो आपको याद रखना है प्रकाश तंतु को ऑप्टिकल फाइबर भी कहते हैं। तो बताइए प्रकाश तंतु है वो किस घटना पर आधारित होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपने को पता है हीरे का चमकना या कांच में पड़ी दरार का चमकना या रेगिस्तान में मरीचिका जो एग्जाम्पल होते हैं वो किसके होते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, बताइए प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, न्यूटन ने, मैक्सवेल ने, रदरफोर्ड ने या हाइगेंस ने, दीजिए जवाब। अपने को पता है न्यूटन ने दिया था प्रकाश का कणिकीय सिद्धांत, यानी न्यूटन ने यह कहा था कि प्रकाश जो होता है वो एक एक कण के रूप में होता है। मैक्सवेल ने प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया था, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है वो दिया था। ठीक है, रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल दिया था और हाइगेंस की यदि अपन बात करें तो इसने दिया था प्रकाश का तरंग सिद्धांत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइगेंस। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने सेकंड तक रहता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर है वो सीधा डायरेक्ट पूछा गया है, तो इसका डायरेक्ट जो सीधा सा डाटा है वो आपको याद रखना है। और बताइए, दीजिए जवाब, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने सेकंड तक रहता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1/10 सेकंड तक। ध्वनि का प्रभाव जो है वो कान के पर्दे पर 1/10 सेकंड तक रहता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। प्रथम मानव निर्मित रेशा कौन सा था, बताइए प्रथम मानव निर्मित जो रेशा था वो कौन सा था। रेयन था, नाइलॉन था, टेरिलीन था या स्टाइरिन था, दीजिए जवाब। ठीक है, अपने को पता है कि जो रेयन है उसको अपन बोलते हैं कृत्रिम रेशम, कृत्रिम रेशम किसको बोलते हैं, रेयन को बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप बताइए मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइलॉन। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। तड़ित चालक किसका बना होता है। तड़ित चालक जो अपन कह सकते हैं कि जो आसमान में जो आकाश के अंदर बिजलियां चमकती है उनके प्रभाव को कम करता है, तो वो तड़ित चालक जो है वो मकानों के ऊपर लगाया जाता है। वो किस धातु का बना होता है, आयरन का, सिल्वर का, तांबे का या फिर सिलिकॉन का, बताइए, दीजिए जवाब। तड़ित चालक है वो किसका बना होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तांबा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। लिफ्ट की खोज किसने की थी, बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 के अंदर है वो पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से बताइए कि लिफ्ट की खोज है वो किसने की थी। हेल्डेन ने की थी, बेवर्ली हिल्स ने की थी, ओटिस ने की थी या नीलिंग टुक ने की थी, बताइए।
लिफ्ट की खोज है वो किसने की थी, तो आपको याद रख लेना है लिफ्ट की खोज की थी ओटिस ने, ये रट लेना आपको, लिफ्ट की खोज किसने की थी, ओटिस ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था। अनिश्चितता का सिद्धांत है वो किसने दिया था, पाउली ने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था, हाइजेनबर्ग ने दिया था या नील्स बोर ने दिया था। दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइजेनबर्ग ने। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था, हाइजेनबर्ग ने दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। दीजिए, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आपको एक शब्द मैंने बताया था, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, दो क्रमागत शिखरों और गर्तों के बीच की जो दूरी होती है वो तरंग दैर्ध्य होती है। तरंग दैर्ध्य को अपन लैम्डा से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है मीटर। चलिए अब मैं आपको ये बता दूं कि हमने पढ़ा है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है, और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य है वो सबसे क्या होता है, कम होता है। तो मैं आपको बता दूं, जिस रंग का तरंग दैर्ध्य अपवर्तनांक जो होता है वो तरंग दैर्ध्य का उल्टा होता है। जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, और जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, कम होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैंगनी रंग है। ठीक है, बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक है वो सबसे अधिक होता है क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है। दीजिए जवाब। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, प्रकाश वर्ष होती है, पारसेक होती है, किलोमीटर होती है या फिर नैनोमीटर होती है। ठीक है, सबसे पहले तो अपने को याद रखना है कि प्रकाश, ये सारी जो दूरी जो इकाइयाँ दे रखी है वो दूरी की होती है, क्योंकि कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है या फिर पारसेक है वो किसकी इकाई होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो कौन सी होती है, पारसेक होती है। ठीक है, प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई होती है ये। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। दीजिए जवाब। ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि हवाई जहाज के अंदर जाने पर फाउंटेन पेन की स्याही क्यों निकल जाती है। इस टाइप का क्वेश्चन है वो, इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। या अधिक ऊंचाई पर जाने पर नाक से है वो रक्त क्यों निकलने लगता है, इस टाइप के क्वेश्चन है वो इस पर निर्भर करता है। तो अपने को पता है कि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब क्या करता है, घटता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊंचाई घटने पर वायु दाब, ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब क्या करता है, घटता है। आपको याद रखना है कि जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो फाउंटेन पेन की स्याही निकल जाती है क्योंकि वायु दाब क्या करता है, घटता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। ठीक है, अपने को पता है कि पॉजिट्रॉन क्या होता है, एंटी इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अपने को पता है इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है और पॉजिट्रॉन पर क्या होता है, प्लस आवेश होता है। बाकी सारे गुणधर्म जो है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के समान होते हैं। ठीक है, तो बताइए आप मुझे कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की खोज है वो किसने की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंडरसन ने की थी 1932 के अंदर, 1932 में एंडरसन ने की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। दीजिए, कवक जो कुकर होता है ना अपना, वो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। कुकर जो होता है वो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप बताइए, दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। दीजिए जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बढ़ता है। ठीक है, दाब जब बढ़ता है तो जल का क्वथनांक भी क्या करता है, बढ़ता है। यही कारण होता है कि कुकर के अंदर खाना है वो जल्दी पक जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो किसकी इकाई होती है, बताइए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो किसकी इकाई होती है, विद्युत धारा की, विभवांतर की, ऊर्जा की, या फिर अपन कह सकते हैं विद्युत शक्ति की। दीजिए जवाब। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसकी इकाई होती है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसकी इकाई होती है, ये होती है किसकी, ऊर्जा की। और विद्युत धारा की इकाई अपने को पता है क्या होती है, ये विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है लेकिन एक मात्रक है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है? बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आतिशबाजी में हरा रंग है वो किसके कारण दिखाई देता है? अपने को पता है कि आतिशबाजी में पीला रंग तो है वो किसके कारण? सोडियम के कारण दिखाई देता है, और लाल रंग जो होता है वो स्ट्रोंशियम के कारण दिखाई देता है। अब आप मुझे ये बताइए कि हरा रंग है वो किसके कारण दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेरियम। आपको याद रखना है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आतिशबाजी में लाल रंग है वो स्ट्रोंशियम के कारण, हरा रंग बेरियम के कारण, और पीला रंग है वो सोडियम के कारण दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। धातु विद्युत चालक क्यों होते हैं? ठीक है, अपने को पता है कि धातुएं जो होती है वो विद्युत की अच्छी चालक होती है, और कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट एकमात्र यह धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। बाकी सभी यह धातुएं हैं वो विद्युत की कुचालक होती है। अब आप मुझे बताइए कि धातुएं हैं वो विद्युत की चालक क्यों होती है? गलनांक के कारण, क्वथनांक के कारण, या मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, या सभी? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। क्यों? क्योंकि धातुओं के अंदर है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसके कारण से ये विद्युत की क्या होती है? चालक होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? अपने को पता है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है वो नाइट्रोजन है। मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। और यदि अपन भूमि के अंदर की बात करें तो भी सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। तो ब्रह्मांड में पूरे में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। ठीक है, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। ठीक है, तो दोस्तों 601 से लेकर 700 क्वेश्चनों तक के जो 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो हमने डिस्कस किए। आप जल्दी से बता दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। ठीक है, और आपको यहाँ लाइव चैट के अंदर नहीं बताना है। जब वीडियो पूरा हो जाए तो उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स के अंदर है वो ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे, और आप रोज़ाना है वो बताया करो ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि कौन विद्यार्थी है वो रोज़ाना है वो हमसे जुड़ता है। ठीक है, तो कल अपन जो है वो 701 से लेके 800 तक के जो क्वेश्चन है उनका वो प्रैक्टिस करेंगे। आपके जितने भी साथी है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप जोड़ लीजिए और उनको बता दीजिए कि बहुत ही शानदार जो टेस्ट सीरीज़ है वो स्मार्ट स्टडी बाय रामानंद सर यूट्यूब चैनल पे चल रही है। 2525 क्वेश्चनों की जो आपको ई बुक मैंने दी है उसी पर आधारित ये ई बुक जो टेस्ट सीरीज़ है वो अपन चला रहे हैं। 25 क्वेश्चन है वो इनके अपन लगातार लेंगे। उसके बाद आपके 5 टेस्ट है वो 500 क्वेश्चनों के होंगे, और एक कंप्लीट टेस्ट जो है वो पूरी ई बुक का होगा। यानी कुल मिला के आपके 31 जो लाइव टेस्ट है वो मैं इस ई बुक पर लेने वाला हूं। और विद्यार्थियों में एक बार फिर आपको विश्वास दिला देता हूं, जो विद्यार्थी अपने लगातार यदि इस टेस्ट सीरीज से जुड़ा रहेगा और लगातार मात्र 100 लाइन है वो पढ़ता रहेगा दिन की, उसको आज से जब 31 टेस्ट अपने पूरे होंगे तो वास्तव में साइंस के अंदर बहुत अच्छा परिवर्तन है वो महसूस होगा। ठीक है, तो आपको जितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और सभी विद्यार्थियों को एक बार वीडियो को लाइक भी कर देना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल।